नमस्कार। आज हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म यानी कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की विधि में हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए जो दो कला संबद्ध स्रोत हैं वो तरंगाग्र विभाजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसमें दो प्रिज्म जिनके रिफ्रैक्टिंग एंगल्स बहुत छोटे होते हैं उनको बेस से जोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है। ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं जिन्हें अल्फा से हम डिनोट कर रहे हैं ये हाफ डिग्री के होते हैं। हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स के होते हैं। तो ये जो एंगल है वो 179 डिग्री का होता है। प्रैक्टिकली एक स्लैब कांच की पट्टिका ली जाती है, स्लैब ली जाती है जिसे घिसकर और पॉलिश कर ये शेप दी जाती है और ये एंगल प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जो मेन सोर्स एज यहां पर लिया गया है वो एक स्लिट है, रेखा छिद्र है। इसमें क्या करते हैं, एक गत्ता लीजिए और उसमें पतली सी खांच स्लिट बना दीजिए और यहाँ पर प्रकाश स्रोत जलाएंगे तो यहाँ से स्लिट से आपको प्रकाश प्राप्त होगा। यानी कि एक नैरो सोर्स लिया तो एक नैरो सोर्स लिया है स्लिट के रूप में। एक गत्ता है जिसमें एक स्लिट काटी है, यहां पर प्रकाश स्रोत है जिससे कि रोशनी प्रकाश इस स्लिट से आगे की ओर बढ़ता है। जो स्लिट इस तरह से रखी गई है कि वो बोर्ड के आधी स्लिट बोर्ड से अंदर है और आधी स्लिट बोर्ड के बाहर है। ये प्रिज्म इस तरह से रखा गया है कि इसकी ये जो एज है वो इस स्लिट के समानांतर है, पैरेलल है। ये और जो प्रकाश इस स्लिट से निकल रहा है वो आधा इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि आधा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पड़ रहा है, रिफ्रैक्टिंग अपवर्तक सरफेस, और आधा इस अपवर्तक सरफेस यानी AB से पर आधा पड़ रहा है और BC पर आधा पड़ रहा है। अब आप ये रे डायग्राम से प्रदर्शित किया गया है कि जैसे ये वाली रे आगे की ओर बढ़ रही है तो इस प्रिज्म से अपवर्तित होकर यानी रिफ्रैक्ट होकर ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। वैसे ही ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्ट होकर यानी अपवर्तित होकर ये इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। वैसे ही ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्ट होकर यहां जा रही है और यहां से पर पड़ने वाली रे रिफ्रैक्ट होकर यानी अपवर्तित होकर यहां पर पहुंच रही है। जब आप इन दोनों रेस को बैक ट्रेस करोगे तो ये दोनों यहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये S1 सोर्स से आ रही हैं। वैसे ही जब आप इन दोनों को बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहां से मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये इस सोर्स S2 से होकर निकल रही हैं। तो ये दोनों जो सोर्सेज हैं S1 S2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह से कार्य करेंगे। तो S1 से होकर आने वाला जो प्रकाश है वो इस यहां से यहां तक का रीजन में है और S2 से होकर आने वाला जो प्रकाश है वो यहां से इस रीजन के बीच में आ रहा है।
तो ये जो रीजन है, ये दोनों जो काल्पनिक सोर्स हैं उससे आने वाला प्रकाश का ओवरलैपिंग रीजन है, जो कि इस पर्दे पर पड़ रहा है, जिससे आपको इस पर्दे के इस भाग में डार्क और ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एस जो आपका सोर्स है उससे दो काल्पनिक सोर्स S1 और S2 प्राप्त हुए हैं, जिससे कि आने वाली तरंगें जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो यहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही हैं। ये जो एंगल है, ये डेविएशन या एंगल या विचलन कोण है, क्योंकि ये जो रे है जो यहां से आ रही है, यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे आगे की ओर बढ़ती, लेकिन प्रिज्म पे अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण ये इस डायरेक्शन में गई है, तो ये एंगल विचलन कोण, मतलब इस कोण से विचलित हुई है, तो ये डेविएशन एंगल है, विचलन कोण है। और चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी विचलन कोण होगा। ये डिस्टेंस हमने a ले रखी है, प्रिज्म की और सोर्स से बीच की दूरी a ली हुई है, और प्रिज्म की स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो b ली हुई है, और जो सोर्स है, सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी हमने कैपिटल D से डिनोट कर रखी है, और S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d से डिनोट की हुई है। तो यहां पर हम ये जो दूरी है d, ये ज्ञात करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लें। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ये किससे दिया जाता है, जिसे हिंदी में अपवर्तनांक भी कहते हैं, म्यू साइन एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, जो कि अल्फा है, अल्फा प्लस विचलन कोण अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2। अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2। और चूंकि अल्फा बहुत छोटा है, जैसे हमने बात किया, और तो हम साइन अल्फा अपॉन 2 को अल्फा अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और साइन या अल्फा और डेल्टा दोनों ही छोड़े हैं, तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2 को अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका म्यू हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 2 और अल्फा अपॉन 2, तो इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा, तो डेल्टा हो जाएगा अल्फा माइनस 1 म्यू। अब हमें यहां d, चूंकि स्मॉल d निकालना चाह रहे हैं, स्मॉल d यानी S1 S2 के बीच की दूरी, तो वो तो हम यहां पर डेल्टा और d में संबंध स्थापित करेंगे इस फिगर से, जो कि यहां से ही लिया गया है। तो आप देख रहे हैं, जैसे हमने बात की थी, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। अब इस फिगर से चूंकि डेल्टा बहुत छोटा है, तो ये दूरी
और ये दूरी लगभग बराबर ही होगी। ये दूरी हमने ए ले रखी है, ये वाली, तो ये भी लगभग ए ही होगी। तो ये एक तरह से ये चाप की तरह से हम मान लें, ये रेडियस हो गए, चूंकि दोनों बराबर ही है लगभग, तो ये चाप की तरह से हो गया, यानी आर्क की तरह से। तो आर्क का हमें पता है क्या होता है, चाप आर्क ये एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आपका रेडियस, तो आपका ये जो तो आपका एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू ये S1 अपॉन A। डेल्टा इज इक्वल्स टू S1 अपॉन A। तो हम इसे यहां रिप्लेस कर दें डेल्टा का S1 अपॉन A, तो आपका S1 अपॉन A इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 म्यू। तो S1 इज इक्वल्स टू A अल्फा माइनस 1 म्यू। अब जो स्मॉल d है वो ट्वाइस S1 है, तो हम इसे यहां लिख दें d is equals to twice S1 is equals to 2 A mu अल्फा माइनस 1। तो ये आपका d निकल आया है। d किसके बराबर हुआ, मतलब S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d हो गई। d is equals to twice S1 is equals to 2 A mu अल्फा माइनस 1। तो यहाँ आपने जो d है वो सैद्धांतिक रूप से निकाली है, थ्योरेटिकली निकाली है। आप इसे प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं। तो हमें जो स्मॉल d प्राप्त हुआ है वो ट्वाइस A म्यू अल्फा माइनस 1। फ्रिंज विड्थ हमने जो निकाली थी, फ्रिंज विड्थ वो थी लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। तो यहां से यहां पर आप स्मॉल d रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया लैम्डा ट्वाइस A म्यू अल्फा माइनस 1 अपॉन कैपिटल D, और ये फ्रिंज विड्थ जिसे कई जगह बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो चूंकि बीटा अधिकतर यूज किया जाता है तो हम बीटा ही ले लेते हैं फ्रिंज विड्थ के लिए। और D, कैपिटल D जैसे यहाँ बात की थी, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल D है जो A प्लस B है। तो ये लैम्डा ट्वाइस A म्यू अल्फा माइनस माइनस 1 अपॉन D, ये बीटा। तो आपका लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू D हम A प्लस B लिख दें, A प्लस B। ये A प्लस B लिख दें तो लैम्डा आपका हो जाएगा, सॉरी यहां थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यहाँ ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया है। तो इसे दोबारा से देख लें कि ये आपका लैम्डा A प्लस B, D को A प्लस B लिख दें और स्मॉल d में हम ट्वाइस A म्यू अल्फा माइनस 1, ये बीटा हो गया। तो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू ट्वाइस बीटा A म्यू अल्फा माइनस 1 अपॉन A प्लस B। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू भी
याद कर सकते हैं। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य है, जो कि प्रकाश आपने यूज किया है उसकी तरंगदैर्ध्य है। तो यहाँ आप फ्रिंज विड्थ रख दें, ए रख दें, म्यू रख दें, अल्फा और ए और बी की वैल्यूज रख दें। तो जो प्रकाश आप यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए, आप उसका तरंगदैर्ध्य याद कर सकते हैं। अब हम जो स्मॉल डी निकालने के लिए जो प्रायोगिक विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायोगिक रूप से यानी एक्सपेरिमेंटली स्मॉल डी यानी S1 S2 के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसे प्रिज्म और पर्दे के स्क्रीन के बीच में उसके कॉन्जुगेट पोजीशंस पे यानी संयुग्मी स्थितियों में रखते हैं। तो पहले जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, जब एक संयुग्मी स्थिति में रखा है, पहले स्थिति में ये जो यहां पर आप ये रेज जा रहे हैं और यहां आपको पर्दे पर इमेज प्राप्त की जाती है। तो यहां पर आपको पर्दे पर S1 और S2 की इमेज मिलेगी। तो पहली स्थिति में ये जो इमेज मिल रही है उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो D1 है। तो D1 अपॉन D ये ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी है और ये लेंस और जो इमेज है उसके बीच की दूरी है। तो उस स्थिति में D1 अपॉन D विल बी इक्वल टू V अपॉन माइनस U। और दूसरी स्थिति में जो लेंस की जो कॉन्जुगेट पोजीशन है उसके दूसरी स्थिति में ये D2 यहां पर आपको इमेज मिल रही है। तो D2 अपॉन D विल बी इक्वल टू, अब चूंकि ये कॉन्जुगेट पोजीशन है इस कारण से अब ये जो सोर्स है जो S1 S2 है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और लेंस के बीच की दूरी और लेंस और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो पहले की स्थिति में रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब ये V दूरी होगी और ये U दूरी होगी। तो इस स्थिति में U अपॉन माइनस V, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। D1 अपॉन D, D2 अपॉन D विल बी इक्वल टू 1। तो यहां D स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 D2। तो D विल बी इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंटली यहां से D फाइंड आउट कर लेंगे। धन्यवाद।